आपको जो भी डाउट होगा आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपको दिखाई न दे या कोई प्रॉब्लम हो, अपना माइक ऑन करके आप बता सकते हो मेरे को, या कोई डाउट हो तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आपका चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या बेसिकली? इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो, इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट है टोटल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। हाँ, किसी को प्रॉब्लम? साउंड क्लियर है सबको? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं है? तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट। साथ साथ आप नोट भी करते चलना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 3 पार्ट होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड है मैग्नेटिज्म, और थर्ड पार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 3 पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इन तीनों में हमें स्टडी ऑफ चार्ज का स्टडी करना है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा उसका स्टडी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में करोगे। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट में होगा तो आप उसका स्टडी किस में करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करोगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म में बात की जाए तो चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो आप उसे मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे। चार्ज मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चार्ज एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे होगा चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किसका स्टडी करेंगे? चार्ज का स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 3 पार्ट, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड होगा मैग्नेटिज्म, और थर्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे चार्ज इज एट रेस्ट। रेस्ट में चार्ज होगा तो उसके सारे प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे। ये इसके अंडर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में आपका कैपेसिटर भी चैप्टर आ जाएगा। ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ये दोनों इसके अंडर में ही आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंडर में। मैग्नेटिज्म आप पढ़ोगे, फिर मैग्नेटिज्म में क्या क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। करंट में भी चार्ज मूव करेगा, तो आप यहाँ पे देखोगे मैग्नेटिज्म में आ जाएगा करंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अलग ही चैप्टर आप पढ़ोगे जिसमें चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हमें चार्ज के बारे में पढ़ने, तो थोड़ा चार्ज को समझ लेते हैं कि क्या चार्ज है, ठीक है। तो आप हेडिंग दे देना चार्ज। चार्ज क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी है। हर ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होता है कि अगर आप किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके आता हो तो दूसरा बॉडी भी चार्ज हो जाता है। वो कैसे होगा वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहले चार्ज का डेफिनेशन समझो। चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल सम अदर सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट।
सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज का अट्रैक्शन चार्ज के साथ ही होगा, चार्ज का अट्रैक्शन चार्ज के साथ ही होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी, it is internal property of object due to which it can attract or repel some other similar kind of object, ठीक है। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को, या सिमिलर काइंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, सम अदर सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ चार्ज। पहले आप ये नोट कर लें। Charge is internal property of object due to which it can attract or repel some other similar kind of object. जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसमें कुछ पार्टिकल का ट्रांसफर होता है, एक पार्टिकल से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कुछ पार्टिकल जाते हैं जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। कंप्लीटेड। माइक ऑन करके आप बता सकते हो। कंप्लीटेड। कोई आवाज नहीं आ रही है? सर सबका डन हो गया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। अब देखो चार्ज कितने टाइप के होते हैं। अगर आप चार्ज के टाइप देख लो तो दो तरह के चार्ज होंगे, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, ये दो चार्ज होते हैं, ठीक है। पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में आप देखोगे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होता है। अगर आप दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा उस पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला इस ऑब्जेक्ट पे डिफिशियंसी ऑफ चार्ज हो जाएंगे, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप इसे बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखें तो दो तरह के चार्ज आपने देखा, पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मेंशन करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस आर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, positive and negative charge is due to
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन ही दौड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा, जहां से निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे एंटर करता है उस पे जहां से निकलता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज एंड जहां पे एंटर करता है वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, same charge repel each other and opposite charge attract each other। ठीक है, अगर सबसे बेसिक चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक और चीज यहाँ मेंशन कर लेना, ऊपर में चार्ज का यूनिट जो होगा वो कूलम होगा, कूलम, इसको आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगा। ये सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है। इससे भी छोटा है क्वार्क जिसे बोला जाता है, वो भी दो टाइप में एग्जिस्ट करते हैं, एक अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। उसका यूज हम करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने के लिए। ठीक है, वो सारे चीज हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्लस प्लस के बीच में और माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, एंड प्लस एंड माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। ये भी नोट कर ले। एकदम अभी बेसिक चर्चा हो रहा है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सब। अब नेक्स्ट देखें, अब बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें सबसे फर्स्ट मेथड जो होगा वो बाय रबिंग। जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हो तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। ठीक है, एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रहा है, यहाँ पे आप फ्रिक्शन कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप फ्रिक्शन करते हो, थोड़ा सा मैं और बेसिक समझाऊं आपको। जैसे ये अपना हाथ है, ये कोई भी सरफेस आप कंसीडर कर लो, उसमें इरेगुलर सरफेस होते हैं। तो आप इस सरफेस को मान लो इरेगुलर सरफेस है, ये दूसरा इरेगुलर सरफेस, सपोज कर लो ये दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो इनके इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। जब इंटरलॉक होते हैं, जब ऐसे आप फोर्स लगा रहे हो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सरफेस के एलोंग आप फोर्स लगाते हो, सरफेस के एलोंग, तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, तभी ये आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इनके इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो गए हैं। तो जब ये सरफेस के एलोंग आप फोर्स लगाते हो तो इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा। ठीक है, तो एक में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिसमें आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप इसे बोलोगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। पहले से ये चार्ज नहीं थे, पर जैसे ही आपने रब करा दोनों पे चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। इस तरह से हम बाय रबिंग मेथड के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। तो इसमें कुछ आपको नोट कर लेना है। when one object is, नहीं तो एक काम आप कर सकते हो, ये खुद से लिखो आप। बाय रबिंग में जो भी मैंने समझाया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट
एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब किया जाता है तो इरेगुलरिटी उनके ब्रेक हो जाते हैं। इरेगुलरिटी ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, एंड जिसमें एंटर करता है उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। तो इस तरह से वो बॉडी चार्ज हो जाते हैं। तो आप ये खुद से लिखोगे, ये आपका होमवर्क मैं बोल देता हूँ। सेकेंड होगा बाय कांटेक्ट। जब आप दो बॉडी को कांटेक्ट में भी लाते हो, एक चार्ज रहेगा और दूसरा अनचार्ज बॉडी रहेगा, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। कैसे वो भी समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन ये कांटेक्ट में आया, ये न्यूट्रल है इनिशियली। एक पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास हायर एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और जो न्यूट्रल होगा उसके पास लोअर एनर्जी होगा। तो हम जानते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हायर से लोअर की तरफ होता है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ एनर्जी मूव करना शुरू करेगा, पर वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, चार्ज के फॉर्म में होगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखा जाता है, सपोज कर लेते हैं इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है और ये जीरो चार्ज है, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। अगर ये दोनों बॉडी सिमिलर रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये बॉडी दोनों सिमिलर रहेंगे, सिमिलर मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ, एक ही साइज का है, दोनों का रेडियस इक्वल, यहाँ पे भी रेडियस सपोज कर लो आर और यहाँ पे भी रेडियस सपोज कर लो आर, दोनों का रेडियस सेम है, तो क्या होगा, तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या लिया है, सेम नेचर का और सेम साइज का, नेचर भी दोनों बॉडी का सेम है और साइज भी दोनों बॉडी का सेम है, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे सेम चार्ज न आ जाए। मतलब फाइनली आप क्या देखोगे कि इस बॉडी के पास Q/2 चार्ज हो गया तो इस बॉडी के पास भी Q/2 हो जाएगा, ये फाइनली, और ये था इनिशियली। लेकिन सपोज करो कि अगर ये दोनों इरेगुलर शेप के हो, मतलब एक का रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पोटेंशियल एक चैप्टर ही आएगा, मतलब सेकेंड चैप्टर है सीबीएसई में, तो वहां पे हम पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। पर अभी कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना है कि अगर ये इरेगुलर शेप का है तो तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों पे सेम पोटेंशियल ना आ जाए। ये सिमिलर शेप के लिए है, सिमिलर साइज, और अगर इरेगुलर साइज रहा, इरेगुलर या इस इरेगुलर साइज का अगर बात करें तो एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस R2, यहां पे चार्ज Q, तो यहां पे आपको मेंशन करना है कि चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यहाँ पे अभी पोटेंशियल होगा V1, यहाँ पे एक काम आप कर सकते हो, एक पे चार्ज आप Q1 कंसीडर कर लो, दूसरे पे चार्ज Q2 कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा V1 और यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा V2। जब कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, तो V1 और V2 फाइनली दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, ये फाइनल कंडीशन है। कैसे कैलकुलेट करते हैं V1 V2 वो आपको बाद में समझाया जाएगा, पर अभी कॉन्सेप्ट के लिए समझना जरूरी है, तो ये भी आप नोट कर लें। ये हो गया बाय कांटेक्ट मेथड, ये भी खुद से ही लिखना है आपको, बाय रबिंग, बाय कांटेक्ट, और थर्ड होगा बाय इंडक्शन। दोनों सिमिलर साइज होंगे तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा। अगर सपोज कर लो इसमें भी एक पे Q1 चार्ज होता दूसरे पे Q2 चार्ज होता, तो फाइनल रिएक्शन क्या होता, एक इस पे आ जाता Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी चार्ज आ जाता Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये रब करने के बाद का सिचुएशन है।
क्योंकि इसमें सेम चार्ज होना चाहिए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेम पोटेंशियल होना चाहिए तब तक ट्रांसफर होता रहेगा चार्ज का। सर एक बार ये हो बच्चों गया को बाय रबिंग वाले में डाउट है, तो एक बार रबिंग वाला जो पार्ट है वो एक बार बच्चे वापस पूछ रहे हैं। ओके ओके, देखो बाय रबिंग की हम लोग बात किए थे, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रब किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब आप रब करते हो तो सरफेस कोई भी ऑब्जेक्ट का इरेगुलर होता ही है, 100% परफेक्ट प्लेन सरफेस नहीं मिल सकता है आपको। तो इरेगुलर सरफेस है, सपोज कर लो ये एक सरफेस, दूसरा ये सरफेस, ये देखो एक सरफेस ये है, दूसरा ये सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में आने से क्या होता है, इनके इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो गए, ये देखो इंटरलॉक हो जाते हैं इनके इरेगुलरिटीज। जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब आप सरफेस के एलोंग फोर्स लगा रहे हो, सरफेस के एलोंग फोर्स लगाने से क्या होगा, उनके बॉन्ड टूटेंगे, बिना बॉन्ड टूटे ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। बॉन्ड टूटना मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज होना। तो क्या होता है, कोई एक बॉडी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और दूसरा बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जिसमें एंटर करेगा वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। इनिशियली दोनों अनचार्ज थे, लेकिन जैसे ही आपने रब करा वो चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। अभी मैं ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, कोई कोई सिल्क होता है, कोई ये हेयर वाला पार्ट भी होता है, एक हेयर वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे आप कॉम्ब करते हो तो कॉम्ब करने से क्या होता है, थोड़े आप पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को जब कॉम्ब के नजदीक लेके जाते हो तो उसमें अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, वो होता है ड्यू टू रबिंग। रबिंग के कारण दोनों चार्ज हो जाते हैं, पेपर पहले से चार्ज नहीं था, और जैसे ही आपने कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया था तो कॉम्ब आपका चार्ज हो गया था, तो वो क्या करता है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। ये भी रबिंग के कारण ही चार्ज होना होता है, क्योंकि कॉम्ब आपका हेयर को रब करने से चार्ज हो जाता है, तो दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है। ये क्लियर हो गए बाय रबिंग? किसको डाउट था रबिंग वाला? माइक ऑन करके बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन था वो? क्लियर हो गया? सर हाँ बोलो। सर ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी से ट्रांसफर होगा? हाँ, ये टाइप ऑब्जेक्ट के टाइप पे डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला कोई एक होगा जो ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा और दूसरा उससे कम पॉजिटिवली होगा। मतलब एक होता है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कोई ज्यादा शो करता है कोई कम शो करता है ना? तो हाँ हाँ, तो वो ऑब्जेक्ट के मतलब मटेरियल पे वो डिपेंड करेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कौन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना? मतलब और दोनों सर में से एक होगा ज्यादा पॉजिटिवली, दूसरा होगा कम पॉजिटिवली, है ना? हाँ बोलो। और अगर इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो दोनों पे और रब करें तो हाँ, तो फिर चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है? ठीक अगर है होगा उसके उसी के लिए यहाँ पे मैंने बताया, देखो ये जो सेकंड हम्म। केस मैंने बताया कि दोनों चार्ज है, तब का क्या सिचुएशन है? यहाँ पे केवल कांटेक्ट में ही लाया, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं जब भी आप दो सर ऑब्जेक्ट कंसीडर करो। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रही हूँ, जैसे जो सिमिलर साइज वाला आप बोले थे ना, हाँ उसमें रेडियस मटेरियल और सब कुछ सेम होना चाहिए क्या? हाँ, रेडियस सेम होना चाहिए। अगर आप रेडियस सेम रख रहे हो तब, रेडियस आप सेम रख रहे हो, एक पे भी आर, देखो फर्स्ट पे भी आर है और सेकंड पे भी आर है ना? तब का सिचुएशन मैंने बताया कि दोनों पे तब तक चार्ज का ट्रांसफर होते रहेगा जब तक कि सेम ना हो जाए। यहाँ पे Q1 कंसीडर किया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे Q2 कंसीडर किया, तो दोनों पे चार्ज फाइनली क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2 दोनों पे। सर उनका मटेरियल भी सेम होगा क्या? मटेरियल सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, साइज सेम होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है ना? साइज इसमें सेम होना चाहिए, साइज सेम है और चार्ज अलग अलग है, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे इक्वल चार्ज ना आ जाए, ठीक है?
चलो थर्ड मेथड है बाय इंडक्शन, ये मैं रफ कर देता हूं। बाय इंडक्शन मेथड, इसमें आप देखो यहाँ पे हम ना बॉडी को रब करेंगे और ना ही कांटेक्ट में लाएंगे, फिर भी दूसरा बॉडी चार्ज हो जाता है। वो कैसे देखते हैं? एक हमने न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे लिया। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या उसमें चार्ज नहीं होते? होते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसके नजदीक में हमने एक चार्ज पार्टिकल को लाया, कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा इसके बाद? हमने केवल इसके नजदीक लाया, हमने कोई कांटेक्ट नहीं करा, हमने कोई रफ नहीं करा। ठीक है, तो क्या होगा? हम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। देखो मैं सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, 4 लिया, और माइनस भी 4 ही कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचना चाहेंगे, पर वो खींच नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये एयर है और एयर इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल देखो इसके नजदीक आ जाएंगे, मतलब एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम थर्ड स्टेप में? ये अपना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था और ये एक साइड में नेगेटिव और दूसरे साइड में पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव के साथ बॉन्डेड रहेगा, मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पे लग रहा होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो, कोई ना कोई फोर्स से ये नेगेटिव चार्ज बॉन्डेड रहेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज फ्री रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड के माध्यम से ग्राउंड के अंदर पहुंचा देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये केवल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे? इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये अर्थ का प्रॉपर्टीज है। अर्थ का प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर न्यूट्रलाइज कर सकता है। अर्थ के पास ये प्रॉपर्टीज होते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब वो एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है अर्थ। तो हमने क्या करा है? थर्ड स्टेप में इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड से कनेक्ट करा तो जो फ्री चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया और जो बॉन्डेड चार्ज था वो इसके पास केवल बचा रह गया। फाइनली आपको यहाँ पे चार्ज बॉडी मिली। तो ये मेथड है कौन सा? इंडक्शन मेथड। ये फाइनल बॉडी के पास चार्ज आ जाएगा। पहले कोई चार्ज नहीं था, अब देखो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया है। तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप हैं? 4 स्टेप। ये हो गया स्टेप 2, ये है स्टेप 3 और ये है स्टेप 4। टोटल 4 स्टेप में ये चार्ज हो जाते हैं। ये आप डायग्राम बना सकते हो। सर सर अगर हमने ऑपोजिट चार्जेस लिए तो मतलब जो हमने वो स्क्वायर वाला लिया रेक्टेंगल, उसमें हमने नेगेटिव लिया, तो फिर ग्राउंड का चार्ज केवल ये देखो, ये पॉजिटिव आपने लिया, आपने अगर यहाँ पे निगेटिव लिया होता, ठीक है, आप अगर यहाँ पे निगेटिव लिया होता तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव, और दूसरे साइड में निगेटिव, है ना? तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्री हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज इसके साथ बॉन्डेड रहता है। यस और नो? यस। सही है। तो निगेटिव चार्ज को ग्राउंड न्यूट्रलाइज कर देगा। ग्राउंड के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो पॉजिटिव को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर वो एक्सेस हो तो। ठीक है, जब आप अर्थिंग अगर घर में लगाते होगे तो अर्थिंग का काम होता है, कभी कभी वोल्टेज घर में बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, कुछ वोल्टेज को अपने अंदर खींच लेता है ताकि घर में एक प्रॉपर वोल्टेज आ जाए।
अगर मान लो कहीं पे वोल्टेज कम जा रहा है किसी के घर में, ठीक है, तो जब अर्थिंग वायर आप अटैच करते हो तो अर्थिंग क्या करता है, कुछ चार्ज ट्रांसफर करके उसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, ठीक है, तो लाइट थोड़ा ज्यादा ग्लो करता है। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अर्थ के पास। तो ये है टोटल 4 स्टेप। अब बताओ कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सर हाँ बोलो। सर पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में सर। हाँ बोलो बोलो। मैंने क्या बोला पहले ही, पॉजिटिव में चार्ज हो embedded या हो जाए तो हाँ ध्यान से सुनना, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन कि पॉजिटिव चार्ज तो सर न्यूक्लियस में होता है। सर आप यहाँ पे ऐसे कैसे लिख रहे हो? यस नहीं, मतलब वो साइड में कैसे आ जाएगा, देखो, सेपरेट कैसे हो जाएगा? मैंने आपको क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। फिर से समझना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये मानते हो आप, है ना? मैंने क्या बोला यहाँ पे, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा तुमको ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आएगा, ये शिफ्ट करने का इसके पास कैपेसिटी है, समझना, शिफ्ट करने का इसके पास। आप देखोगे बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाता है, बॉडी का शेप स्फेरिकल नहीं रहेगा। आपने अगर पोलराइजेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में तो आपको बताया गया होगा, अगर चार्ज एक साइड में प्लस हो जाते हैं और दूसरे साइड में माइनस, तो शेप बदल जाता है, थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो जाता है। यस ये सर। रीजन है, समझ गया ना? तो हो सकता है ऐसा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, तो ये आप नोट कर लेना, बाय इंडक्शन मेथड। जिसको भी डाउट हो आप ऐसी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। पूजा आपको कोई डाउट था तो आप पूछ सकते हो। सर मैंने पूछ लिया है। ओके ओके, चलो अब आप आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये एडिटिव नेचर का होता है, ये सारे अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। जैसे आप प्लस क्यू में माइनस 2q ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस क्यू, है ना? जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सारे रूल को ये फॉलो करता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सारे रूल को ये फॉलो करता है, जो आपका अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारे रूल को ये फॉलो करता है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इट फॉलोज अलजेब्रिक, इट follows algebraic operation like addition, subtraction, multiplication, division. Addition, subtraction, multiplication and division, ठीक है? सेकेंड है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक पैकेट के फॉर्म में होता है। हमने क्या बोला कि कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज आ रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कभी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो होंगे तो इलेक्ट्रॉन ही ना। अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के पास है, तो कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ये 1 कूलम चार्ज आया होगा? सपोज कर लेते हैं 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे ये निकालना जरूरी है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना? आप ये नहीं बोल सकते कि E/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं। जब भी आप बोलोगे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, जो भी है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, उसी को यहाँ पे क्वांटाइजेशन नाम दिया गया है। तो टोटल चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करा? Q से। टोटल चार्ज ये Q है,
और ये इक्वल होगा किसके, n इंटू ई के बराबर, क्योंकि ई बेसिक चार्ज है, इससे छोटा कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, और दौड़ेगा तो यही दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही। तो कितने इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से ये चार्ज आया है Q, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q इज इक्वल टू NE। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। फिर से आप ज्वाइन कर लेना, अभी आपका टाइम ओवर हो रहा है, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। सर हाँ सर जो n मतलब इंटीजर वैल्यू है सर, हाँ बिल्कुल, सर वो प्लस माइनस किस में भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है, प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। n निगेटिव रहा तो समझ लो निगेटिव चार्ज आया है, n पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, फ्रैक्शन में n का वैल्यू कभी नहीं हो सकता। आप अभी बताओ ओके कि सर। 1 कूलम चार्ज आने के लिए किसी भी बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, जल्दी से बताओ ये आंसर। 0.625 into 10